हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे ही आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो एनसीईआरटी की बुक की हर एक लाइन को पढ़ो, समझो उसे अच्छे से, ठीक है। इसीलिए मैं इनकी डिटेल स्टडी करवा रही हूँ। हमने 9th क्लास के जो 13 चैप्टर के 2 वीडियो में पढ़ लिया है कॉज ऑफ डिजीज़ तक, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे कॉज ऑफ डिजीज़। बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए मैं आपको फिर से कहती हूँ कि 9th क्लास की अगर 6 to 12 आपको सारी बुक्स आती होंगी अच्छे से, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ज़िंदगी में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, टेट के आगे भी कोई एग्ज़ाम, सपोज़ कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, उनमें बेसिक्स चीज़ें पूछते हैं। बेसिक के बेस पे भी आप 30% कवर कर सकते हो, और अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन 30% आ रहे हैं, इट मीन्स आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो भी आप कवर कर सकते हो। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, इतने सारे फायदे होंगे। चलिए शुरू करते हैं कॉज ऑफ डिजीज़। What causes disease? Disease किससे होती हैं? When we think about causes of disease, we must remember that there are many level of such causes. यहाँ पे बहुत सारे कई लेवल हैं जो ऐसे कारण बनते हैं जिससे बीमारियाँ होती है। हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, If there is a baby suffering from loose motions, एक बेबी है, वो लूज मोशन हो गए उसके, वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द लूज मोशन इज इन्फेक्शन विद द वायरस। वो जो लूज मोशन का कारण है वो एक वायरस का इन्फेक्शन है, ठीक है। हमने तो इतना बोल दिया। सो द इमीडिएट कॉज ऑफ द डिजीज इज वायरस। जो हमने बोला है उसका मतलब है कि जो इसका कॉज है, इमीडिएट कॉज है, वायरस है। वायरस की वजह से ये लूज मोशन हुआ है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द वायरस कम फ्रॉम। ये वायरस आया कहाँ से, है ना। सपोज करो कि हमने पता लगा लिया कि वो वायरस है अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर से आया है, पर मैनी बेबीज मस्ट हैव हैड दैट अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। बहुत सारे बच्चों ने पिया होगा वो, फिर एक बच्चे को क्यों हुआ। सो व्हाई इट इज दैट वन बेबी डेवलप्ड लूज मोशन व्हेन द अदर बेबीज डिड नॉट। दूसरे बच्चों को क्यों नहीं हुआ, एक ने ही क्यों किए लूज मोशन। वन रीजन माइट बी दैट दिस बेबी इज नॉट हेल्दी। इसका एक कारण ये हो सकता है कि बच्चा पहले से ही बीमार था और इसलिए उसको अनक्लीन जो था, गंदा जो पानी मिला पीने का, उसमें वायरस आ गया और वो और बीमार हो गया। एज अ रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज। इसकी वजह से वो उसका मतलब चांसेस हो गए कि वो डिजीज़ ले, वो रिस्क पे है जब वो एक्सपोज हो गया रिस्क पे। वेयर एज हेल्दियर बेबीज वुड नॉट। जबकि हेल्दी बच्चे थे उनको कोई ऐसा रिस्क ही नहीं था। Why is the baby not healthy? वो बच्चा हेल्दी क्यों नहीं है। शायद ये भी हो सकता है क्योंकि वो उसको अच्छा खाना नहीं मिलता, वेल नरिश्ड नहीं है, वो पूरा भरपूर खाना भी नहीं मिलता हो, ऐसा भी हो सकता है। भरपूर मिलता हो और अच्छा ना मिलता हो, ये भी हो सकता है। और हो सकता है उसे भरपूर खाना ही ना मिले, उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही ना मिले। जो गुड नरिशमेंट की कमी है वो एक सेकंड लेवल कोज हो सकता है उस बीमारी का, कि वो बेबी सफ़र कर रहा है लूज मोशन से। समझ रहे हो, कितने सारे कारण होते हैं। फर्दर, व्हाई इज़ द बेबी नॉट वेल नरिश्ड। दूसरी बात ये है कि बेबी वेल नरिश्ड क्यों नहीं है। परहैप्स बिकॉज इट इज़ फ्रॉम ए हाउस होल्ड विच इज़ पुअर। वो बच्चा बीमार हो सकता है क्योंकि वो ऐसे गरीब घर से हो सकता है जिसकी वजह से उसको बीमारी लगी हो। ये भी पॉसिबल है कि बेबी हैड सम जेनेटिक डिफरेंस दैट मेक इट मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम लूज मोशन व्हेन एक्सपोज टू सच वायरस। कि बच्चे को जो जेनेटिक डिफरेंसेस हैं वो उसे ऐसा बनाते हैं कि वो बच्चा एक्सपोज होते ही सफ़र करेगा। किसी वायरस से अगर उसे एक्सपोज करवा दें तो वो लूज मोशन से सफ़र करेगा। Without the virus, the genetic difference or the poor nourishment alone would not lead to loose motion. ये ऐसा कह रहे हैं कि अगर वायरस के बिना और जेनेटिक डिफरेंस जो है और जो पुअर नरिशमेंट है वो भी अकेला उसे लूज मोशन करवा सकता है, ठीक है। जेनेटिक डिफरेंस को इसने महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट बताया है। बट दे डू नॉट कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ द डिजीज। वो डू नॉट बिकम कंट्रीब्यूटरी कॉज। वो कारण नहीं बन सकते हैं सारे के, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वो अपना योगदान नहीं कर रहे कि वो बीमारी का कारण है।
वाई वॉज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी। क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चे के लिए साफ पानी क्यों नहीं था। परहैप्स बिकॉज द पब्लिक सर्विस आर पुअर वेयर द बेबी फैमिली लीव्स, बेबीज फैमिली लीव्स, जहाँ पे बच्चे का परिवार रह रहा है, हो सकता है वहाँ पे जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो बहुत ही बेकार हों, वहाँ पे साफ सफाई नहीं होती हो। पुअर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज बिकम थर्ड कॉज ऑफ द बेबीज है डिजीज। देखिए कितने सारे कारण इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब कितने सारे कारण हैं जो बच्चे को बीमार कर रहे हैं। एक तो उसका जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक मेकअप, दूसरा उसकी बच्चे की गरीबी, और तीसरा गरीब नहीं है तो वहाँ पब्लिक सर्विस कैसी है, वहाँ पे साफ सफाई नहीं होती होगी तो भी बच्चा बीमार हो जाएगा। इट विल नाउ बी ऑब्वियस दैट ऑल डिजीज विल हैव इमीडिएट कॉज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉजेज। इसीलिए कि ये ऑब्वियस है, मतलब ऐसा तो होगा ही फिर कि डिजीज जो है वो इमीडिएट कारण बनेगी और कंट्रीब्यूटरी कॉज बनेगी। जितनी सारी बीमारियां आ रही हैं वो भी एक कारण बनेगी कि बच्चा फिर ज़्यादा बीमार रहेगा। ऑल्सो मोस्ट डिजीज विल हैव सम कॉज, सभी बीमारियों का कुछ ना कुछ कारण होता है रादर देन वन सिंगल कॉज। एक सिंगल कारण कभी नहीं होता कि कोई बच्चा बीमार हो जाता है। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब अगर आप किसी को टच करोगे तो भी आप बीमार पड़ जाओगे। देखिए इन्फेक्शियस मतलब जो टच करने से हो जाती हैं, नॉन इन्फेक्शियस जैसे टच करने से नहीं होती हैं, ठीक है। सपोज आपको पेट में दर्द है तो हो सकता है, मतलब किसी को भी हो सकता है, और अगर आप उसके पास बैठोगे तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपका पेट दर्द पकड़ लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोल्ड हो गया है तो क्या होगा, आप उस किसी कोल्ड वाले बंदे के पास बैठोगे जिसे जुकाम है तो आपको भी हो सकता है वो कोल्ड। ऐसी होती है इन्फेक्शियस डिजीज। As we have seen, it is important to keep public health and community health factor in mind when we think about cause of disease. जब हम किसी बीमारी के बारे में सोचते हैं तो हम ये इम्पोर्टेंट है कि जो पब्लिक हेल्थ है या कम्युनिटी हेल्थ है, ये फैक्टर्स हमारे दिमाग में होने चाहिए जब भी हम बीमारी के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को खाना ही नहीं मिल रहा तभी वो बीमार हो गया, नहीं। सिर्फ खाना ही अकेला नहीं है, सिर्फ उसका जेनेटिक मेकअप अकेला नहीं है, और सिर्फ साफ सफाई का नहीं है, सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करें। उसकी सोसाइटी कैसी है, उसके साफ़ सफाई के व्यवस्था कैसी है, उसका क्लीन वाटर आता है कि नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। फिर उसके बाद आता है कि बच्चे को भरपूर खाना मिल रहा है कि नहीं, बच्चे को खाना मिल रहा है वो नरिश्ड है कि नहीं, ठीक है। वी कैन टेक दैट अप्रोच ए लिटल फर्दर, हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इट इज़ यूजफुल टू थिंक द इमीडिएट कॉज ऑफ द डिजीज़ एज बिलोंगिंग टू टू डिस्टिंक्ट टाइप। हम सोच सकते हैं कि जो इमीडिएट कारण है, मतलब जो पहला कारण है, जो डिजीज़ का कारण है, वो दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। वन ग्रुप ऑफ कॉज इज़ द इन्फेक्शियस एजेंट। एक तो होता है कि कोई इन्फेक्शियस एजेंट आपको आके लग गया और उसकी वजह से आपको बीमारी लग गई। इसमें मोस्टली माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डिजीज़ ऐसी जहाँ पे माइक्रोब इमीडिएट कारण होते हैं उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्ट माइक्रोब से जो डिजीज़ हो रही है, ये इसलिए क्योंकि माइक्रोब क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं कम्युनिटी में, ठीक है। माइक्रोब स्प्रेड हो जाते हैं एंड द डिजीज दे कॉज विल स्प्रेड विद देम। जो वो बीमारियां करते हैं वो माइक्रोब्स जैसे जैसे स्प्रेड करेंगे वो बीमारी भी आपको लग जाएगी। थिंग्स टू पॉन्डर, चिंतन करने की चीज़ें कौन सी होती हैं। पॉन्डर मीन्स होता है चिंतन करना। डू ऑल डिजीज स्प्रेड टू पीपल कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद सिक पर्सन। क्या सारे इंसान बीमार पड़ जाते हैं जो बीमार लोग के पास आते हैं? ऐसा तो डराने वाली बात हो जाएगी, आप तो किसी से मिलने ही नहीं जाओगे, हम भी नहीं जाएंगे अगर ये बात सच है तो, ठीक है। ये पूछ रहा है कि क्या सारे ही लोग बीमार पड़ जाते हैं जो किसी बीमार पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिजीज दैट आर नॉट स्प्रेडिंग। कौन सी बीमारी ऐसी हैं जो स्प्रेड नहीं हो रही हैं, फैलती नहीं है। थर्ड है, हाउ वुड ए पर्सन डेवलप दोज डिजीज दैट डोंट स्प्रेड बाय कॉन्टेक्ट विद द सिक पर्सन। तो फिर अगर कोई बीमारी फैलती ही नहीं है तो वो बीमारी लग कैसे जाती है किसी को, है ना। ऐसा भी मतलब सवाल सही है, ये बिल्कुल अच्छा सवाल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड देर आर ऑल्सो डिजीज दैट आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कोई इन्फेक्शियस एजेंट से नहीं होती हैं। देयर कॉजेज वेरी बट दे आर नॉट external uses like they are not external causes like microbe that can spread in community। वो कारण कई होते हैं लेकिन वो एक्सटर्नल कॉज नहीं होता, माइक्रोब्स नहीं होते जो कम्युनिटी में फैल सकते हैं, सोसाइटी में फैल सकते हैं।
बल्कि दे आर मोस्टली इंटरनल और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़, जो वो हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं और नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब फैलने वाले नहीं होते हैं। जैसे कि सम कैंसर्स आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, किसी के पेरेंट्स को मान लो कैंसर है तो उनको बच्चों को भी हो सकता है। तो ये कारण है कि नॉन इन्फेक्शियस में आता है, ठीक है। अब कैंसर वाला तो ऐसा नहीं है कि आप कैंसर वाले बंदे से मिलने जाओगे आपको भी हो जाएगा। जो हाई ब्लड प्रेशर है एक्सेसिव वेट की वजह से हो सकता है। सपोज आपके किसी दादा परदादा को किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर नहीं था, लेकिन अगर आपने बहुत सारा वेट गेन कर लिया तो आपको हो सकता है ये। लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपने बॉडी को रेगुलर वर्कआउट नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, तो भी आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे ब्लड प्रेशर है और आप मेरे साथ बैठे तो आपको भी ब्लड प्रेशर हो जाएगा। नॉन इन्फेक्शियस कॉज डिजीज़ है ये, ठीक है। आप सोच सकते हो कि कुछ ऐसी डिजीज़ भी हैं जहाँ पे इमीडिएट कॉज जो हैं इन्फेक्शन के नहीं मिलते, ठीक है। इमीडिएट कॉज हैं वो इन्फेक्शियस नहीं होते। कैसे, कौन से इमीडिएट कॉज नहीं होते इन्फेक्शियस, चलो आगे पढ़ते हैं फिर देखेंगे इसमें। उससे पहले पढ़ लेते हैं पेप्टिक अल्सर एंड द नोबेल प्राइज़, ठीक है। इसे पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो पोर्शन आता है, ये वाला जो कॉलम आता है, ये बहुत ही ज़्यादा फायदे का होता है, आपको पढ़ना चाहिए। पेप्टिक अल्सर्स एंड नोबेल प्राइज़, ये क्या कहानी है। कई सालों तक एवरीबडी यूज्ड टू थिंक दैट पेप्टिक अल्सर विच कॉज एसिडिटी रिलेटेड पेन एंड ब्लीडिंग इन द स्टमक एंड ड्यूडेनम। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, हर आदमी सोचता था कि जो पेप्टिक अल्सर है जो कॉज करता है एसिडिटी, मतलब पेट में एसिडिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और स्टमक और ड्यूडेनम में ब्लीडिंग होती है। ड्यूडेनम क्या है, हमारा पार्ट है इंटेस्टाइन का, ठीक है। वेयर बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल रीज़न, ये सब क्यों हो रहा था, ये तीनों, एसिडिटी का बनना, ये अल्सर का बनना, मतलब पेन होना, ब्लीडिंग होना स्टमक में, ड्यूडेनम में, ये लाइफस्टाइल का कारण था। Everybody thought that the stressful life lead to a lot of acid secretion in the stomach that and eventually caused peptic ulcer। हर एक आदमी ये सोचता था कि जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, जितना ज़्यादा हमारे स्ट्रेस है ज़िंदगी में, वही कारण है कि हमारे पेट से बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रेट होता है और जिससे हमें पेप्टिक अल्सर हो जाता है। लेकिन when two Australians made a discovery that a bacterium Helicobacter pylori was responsible for peptic ulcer। एक जो दो ऑस्ट्रेलियन थे उन्होंने डिस्कवरी की कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है। लोगों का मानना था कि ये एक ऐसा मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ का कारण है जो पेप्टिक अल्सर करता है, ठीक है। तो ऐसी लाइफ जीने से ये अल्सर हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि ये बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस पेप्टिक अल्सर के लिए। रॉबिन वेरन एक पैथोलॉजिस्ट थे फ्रॉम पर्थ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। सो दीज स्मॉल कर्व्ड बैक्टीरिया इन लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक इन मैनी पेशेंट्स। उन्होंने क्या किया, जो पर्थ के पैथोलॉजिस्ट थे उन्होंने देखा कि जो लोअर पार्ट है स्टमक का उसमें ये कर्व्ड बैक्टीरिया होता है, ठीक है। उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है, सूजन आ जाती है, हमेशा प्रेजेंट होती है इस बैक्टीरिया के पास, ठीक है। जहाँ ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है वहाँ पे सूजन आ जाती है। फिर बैरी मार्शल ने क्या किया, क्लिनिकल फेलो become interested in Warren's finding and succeeded in cultivating the bacteria from these sources। अब उनके जो फेलो थे मार्शल, उन्होंने क्या किया कि वो क्लिनिकल फेलो थे, उनको इंटरेस्ट आया इस चीज़ में कि वॉरेंस ने जो फाइंड किया है उसमें और स्टडी की जाए, वो सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने कल्टीवेट किया, मतलब इस बैक्टीरिया को फिर से ग्रोथ करवाई और वो सक्सेसफुल रही इस चीज़ में। जो ट्रीटमेंट स्टडी थी उसमें मार्शल एंड वॉरेन ने दिखाया कि जो पेशेंट हैं वो क्योर किए जा सकते हैं, उनको ठीक किया जा सकता है पेप्टिक अल्सर से ओनली व्हेन बैक्टीरिया वर किल्ड ऑफ फ्रॉम द स्टमक। अगर हम उस बैक्टीरिया को ही पेट से मार दें तो उसे ठीक किया जा सकता है, थैंक्स टू दिस पायनियरिंग डिस्कवरी बाय मार्शल एंड वॉरेन। इस अग्रणी मतलब पायनियरिंग डिस्कवरी के लिए मार्शल और वॉरेन को थैंक्स बोलते हैं सब।
Peptic ulcer disease is no longer a chronic, frequently disabling condition, but a disease that can be cured by short period of treatment with antibiotics. ठीक है, अब बाद में क्या होने लगा कि इन्होंने पता किया कि अगर इस बैक्टीरिया को ही मार दिया जाए तो ये कोई अल्सर की बीमारी ऐसी नहीं है कि सालों साल तक चलेगी और डिसेबल कंडीशन में हो जाएगी। फ्रीक्वेंटली डिसेबलिंग कंडीशन हम इस बैक्टीरिया की कर सकते हैं। कैसे? एंटीबायोटिक्स दे दें तो वो डिसेबल हो जाएगा, बहुत जल्दी डिसेबल हो जाएगा, हमारी हालत ख़राब नहीं कर सकता ये फिर। ठीक है, तो इस पूरी पेप्टिक अल्सर में और नोबेल प्राइज़ में क्या था फिर इस काम के लिए, फॉर दिस अचीवमेंट मार्शल एंड वेरेन। ठीक है, जो पिक्चर में दिखाए गए हैं आपको दिखाती हूँ मैं, ये दोनों थे। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए 2005 में। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ऐसी डिस्कवरीज पता क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बनाती हैं बच्चों को, उनको ना बहुत नई चीज़ें पता चलती हैं तो खुश हो जाते हैं। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो पेप्टिक अल्सर का पता चल गया। इसमें शुरू में यही है कि पहले लोग सोचते थे कि जो हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ है उसकी वजह से ये ब्लीडिंग होती है, एसिडिटी होती है हमारे पेट में और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है स्टमक और ड्यूडेनम में। ठीक है, तो ये लाइफस्टाइल को समझते थे। हर एक इंसान यही सोचता था कि ये ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि अब हमें अल्सर होने लग गया और मर जाएंगे सब। लेकिन ऑस्ट्रेलियन थे कुछ, उन्होंने बैक्टीरिया को ढूंढा कि ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल है उस अल्सर के लिए। अब वेरेन ने एक पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि कर्व्ड बैक्टीरिया होता है हमारे स्टमक के नीचे वाले हिस्से में। उन्होंने नोटिस किया कि ये जहाँ पर भी होता है वहाँ पे सूजन शुरू हो जाती है, हमेशा इस बैक्टीरिया के पास सूजन प्रेजेंट होती है। अब मार्शल एक यंग क्लिनिकल फेलो थे, उनको इंटरेस्ट आया कि जो वेरेन ने जो काम किया है उसमें मैं और स्टडी करूँ। उन्होंने इसको बैक्टीरिया को कल्टीवेट किया और देखा। इस ट्रीटमेंट में मार्शल और वेरेन ने शो किया कि जो पेशेंट हैं जिनको ये पेप्टिक अल्सर होता है वो क्योर भी हो सकते हैं, वो ठीक भी हो सकते हैं। जब बैक्टीरिया को पेट में मार दिया जाएगा तो वहाँ पे सूजन खत्म हो जाएगी और अल्सर वगैरह सब ठीक हो जाएगा। अब उन्हें इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया 2005 में। किसमें? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। ठीक है, इतना सारा काम था और उन्होंने क्या कहा कि एंटीबायोटिक्स को यूज़ करो और आपका बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, तो थी ना बहुत अच्छी डिस्कवरी। आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इसलिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। द वे इन विच डिजीज स्प्रेड, जिस तरीके से बीमारी फैलती है, एंड द वे इन विच दे कैन बी ट्रीटेड एंड प्रिवेंटेड एट कम्युनिटी लेवल वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिजीज। जिस तरीके से बीमारी फैलती है और जिस तरीके से उन्हें रोका जाता है, उन्हें ट्रीट किया जाता है, ठीक किया जाता है, ये डिफरेंट, मतलब कम्युनिटी लेवल पे इनको रोकना ये डिफरेंट तरीका होता है डिफरेंट डिजीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि हम एक डिजीज़ से जो यूज़ कर रहे हैं कि ये बीमारी ना फैले वही तरीका हम दूसरी बीमारी के लिए करें, ऐसा नहीं होता। हर एक बीमारी का अलग तरीका होता है क्योर करने का, हर एक बीमारी का अलग तरीका होता है कि हम उसे रोक सके कम्युनिटी में फैलने से। ठीक है, दिस वुड डिपेंड अ लॉट ऑन whether the immediate cause of infection are infectious or non-infectious। ये किस पर डिपेंड करता है कि जो बीमारी का कारण है वो इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है। ठीक है, जैसे हमारा कोरोना चला हुआ है, ठीक है, वो इन्फेक्शियस है तो उसके अलग तरीके अपनाए गए थे कि किस तरह से इसे रोका जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि लिस्ट एनी 3 रीजंस व्हाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड ought to see a doctor। ऐसे 3 कारण बताओ कि आपको लगे कि आप बीमार हो और आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हो। इफ़ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम्स वर प्रेजेंट, अगर इसमें से एक सिम्टम भी प्रेजेंट है तो क्या आप डॉक्टर के पास जाओगे, और जाओगे तो क्यों, और नहीं जाओगे तो क्यों नहीं जाओगे। 3 सिम्टम्स हैं, आप कह रहे हो कि आप बीमार हो, अगर उनमें से एक प्रेजेंट हो मान लो कभी, तो आप क्या कहोगे, जाना चाहते हो डॉक्टर के पास। ये सवाल इन्होंने किया है। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लीजेंट। ये कुछ फॉलोइंग केस दिए गए हैं आपको, नीचे लिखे हुए केस हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर आपकी हेल्थ पे हो रहे हैं तो कौन से का अनप्लीजेंट इफेक्ट होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखो, एक है कि आपको जॉइंडिस हो गया है, ठीक है, दूसरा है आपको लाइस हो गए हैं, ठीक है। इफ़ यू गेट एक्ने, अगर आपको एक्ने हो गए हैं तो क्यों,
कौन से में आपको अनप्लीजेंट लगेगा। देखो सब कोई, मुझे लगता है कि मुझे तो कोई भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन आपको अपने तरीके से अपना सवाल का जवाब देना है, ठीक है। किसी तरह से भी इसे पढ़ो, इसे गूगल से सर्च करो कि क्या होना चाहिए, कैसे सवाल सही करना है, किस तरह से आपको मार्क्स स्कोर करने हैं। मार्क्स की बात छोड़ो, अब आपको ये देखना है कि आप खुद कितना सोच सकते हो, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज जो है हमारा नेक्स्ट है 13.3, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।